हम फाजिलका से पाकिस्तान के अंदर चले गए थे। अच्छा। पूरा कम्युनिकेशन सेटअप कर दिए थे। तब तक हमारी सेना ने बालाकोट में स्ट्राइक भी कर दिया था। बालाकोट जी। आतंकवादी से आमना सामना, जैसे आप बैठे हो एक ही बेंच में, हम आतंकवादी के साथ हथियार। लोगों के लोग उनको मोटिवेट करते हैं भाई आप भी पढ़ाई करो, मैं भी आपके जैसे होटल में बर्तन धुलाऊं। उस समय क्या हुआ था कि अभिनंदन जी गिर गए थे पाकिस्तान के अंदर जी। गुस्सा भी आ रहा है कि ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा कोई पता नहीं। एक कुशल तकनीशियन बन जाता है सूबेदार। जी जी। हमारे गांव अभी भी इस गांव में रोड नहीं बनी है, काफी पिछड़ा हुआ गांव था। जब मैं 4th क्लास में था तब पहली बार लाइट आई थी इस गांव में। अच्छा, तो हम अभी जो है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, जरई में। नमस्कार, मैं विलास उरकुड़े वी ऑफिशियल मीडिया पर फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नए वर्ष की घड़ी है। आप सभी को वी ऑफिशियल मीडिया की तरफ से इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। जीवन में आप भी नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी बीच हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं सूबेदार तोमेश्वर रहंगडाले जी के साथ, जिनका जीवन भी संघर्षमय रहा, संघर्षशील रहा। एक होटल में काम करने वाला लड़का कई प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करते हुए एक सूबेदार बना, देश का, सेना का एक जवान बना और देश को बहुत कुछ दे गया। एक ऐसी घड़ी आई जब वो उठ नहीं पा रहे थे बिस्तर पर, क्योंकि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में गोली भी खाई थी। और ऐसे ही बहुत सारे वक्तव्य उनकी जिंदगी से जुड़े हैं। आज वो रिटायर्ड है, लेकिन समाज की सेवा आज भी कर रहे हैं। आज हम उनसे मिलेंगे, जानेंगे उनके जीवन के वो रहस्य जिनसे उन्होंने अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखा, अपने आप को हमेशा तैयार रखा अपने काम करने के लिए और जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए। तो इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिएगा। ये थोड़ा इंट्रो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको बताना ये बहुत जरूरी है कि आज जो व्यक्ति हमारे साथ पॉडकास्ट में होगा, उसकी कहानी अगर आपने शुरू से आखिरी तक सुन ली तो आपको भी जीवन में जीने की एक नई पहल मिलेगी और आप भी जीवन में बहुत कुछ करने का सोच पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए वर्ष में इस पॉडकास्ट के साथ। वी ऑफिशियल मीडिया पर हमारे साथ मौजूद है सूबेदार तोमेश्वर रहंगडाले जी। जय हिंद सर। जय हिंद। तो चलिए आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वी ऑफिशियल मीडिया पे। आपका शुरुआती जीवन कैसा रहा? शुरुआती जीवन मेरा बहुत संघर्षपूर्ण रहा और काफ़ी यानी लगता था कि पहले संघर्ष बेकार है, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि संघर्ष से ही जो इंसान निकलता है, जिस प्रकार सोना होता है आग में निकल प्योर सोना बनता है, वैसे संघर्ष से जो आदमी उभरता है ऊपर होता है। और जब आदमी थोड़ा सा कुछ अच्छा अचीव कर लेता है तब लगता है कि संघर्ष जीवन की जो बचपन में जो हमने संघर्ष काटा था या जिया था या जो बीते थे हमारे, वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी एक आज मजबूत हथियार बन के रूप में उभर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी कष्ट जब आता है तो सोचना कि उसकी एक परीक्षा की घड़ी स्टार्ट हो रही है। परीक्षा की यानी हाँ, वो रहता है। और उस समय क्या होता है, लोगों के पास समय कम होता है और लोग सोचते हैं कि यार कष्ट मेरे साथ ही क्यों होता है। अच्छा। लेकिन लोग यदि उसको पॉजिटिव में मिले कि यार मेरे पास जो कष्ट हुआ था मैं भी उस कंडीशन से गुजरा हूँ, इसलिए आपको अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ आपके साथ में वी ऑफिशियल मीडिया के थ्रू जी, कि मैं उस जगह से निकला हूँ। उस समय मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे हर सपने में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं यहाँ से जरहाई से हिर्री स्कूल पैदल जाया करता था। उस समय चप्पल वगैरह कुछ नहीं होते थे। अच्छा, तो हम अभी जो है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, जरई में। हाँ। और यहाँ से हिर्री कितनी दूरी पर पड़ता है? 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर। आप पैदल वॉक करके स्कूल पैदल जाया करते थे। किस सन की बात है लगभग? ये 1995 96। तब कौन सी क्लास में थे आप? 6th क्लास। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ बताइए, हम जानना चाहते हैं आपकी इस प्रेरणादायक कहानी के बारे में। एक्चुअली क्या है, हमारे गांव तो आप आए ही हैं, देखा होगा जी आपने। जी। हमारे गांव अभी भी इस गांव में रोड नहीं बनी है, काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव था। जब मैं 4th क्लास में था तब पहली बार लाइट आई थी इस गांव में। अच्छा। यानी 94 में। अच्छा। जब इस गांव में पढ़ाई का उतना कोई महत्व देता नहीं था कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा से किसी को ज़्यादा वो नहीं था। जो पढ़ते थे वो पढ़ने के बाद भी शिक्षा को ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अच्छा। जैसे लग रहा है कि पाकिस्तान में दुश्मनों के साथ में लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, यानी शिक्षा को इस स्तर पे रखे थे? शिक्षा को इस स्तर पे रखा था। अच्छा।
इस घर से हमारे घर में बहुत लगभग हमारे पिताजी 5 भाई है, हम्म। उनमें लगभग एजुकेशन में फर्स्ट टाइम इस घर से जो निकला था मैं ही निकला था, ग्रेजुएशन करके डीएड आईटीआई टीचर उचर बन के। और इससे पहले हमारे घर में शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं थी, बस पढ़ना है बस, लेकिन क्या पढ़ना है, शिक्षा को कैसे यूज़ करना है, राष्ट्र के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। शिक्षा को एक लोगों ने बना लिया था अपना नौकरी का साधन, कि मुझे शिक्षित करना है और नौकरी लेना है। लेकिन शिक्षा के थ्रू हम राष्ट्र के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, परिवार को समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा उद्देश्य ये था कि मुझे जैसे तैसे 12th में 80% बनाना है उस समय, और मुझे डीएड करके गवर्नमेंट से डीएड करना है और टीचर बनने का इतना ही सपना था मेरा। अच्छा, तो आप जब चौथी क्लास में यहाँ पे स्कूल जाते थे तो स्कूल का माहौल कैसा था तब यहाँ पे, यानी स्कूल में कितने विद्यार्थी आते थे? हाँ, उस समय क्या होता है, उस समय संकाय होते थे, जैसे बायोलॉजी होते थे, मैथमेटिक्स होते थे, गणित सब्जेक्ट बहुत कम लिया करते थे उस समय। अच्छा। और उस समय क्लास में वही 30-35 की स्ट्रेंथ होती थी मैक्सिमम। आज के टाइम में तो बच्चे चलो अवेयरनेस हो रहे हैं, बहुत बच्चे क्लास में दिख रहे हैं, 99, 80, 60, 70, 40 ऐसे बच्चे लगभग अच्छा ही है, 50 के आसपास ही मिलता है लगभग। उस समय बच्चे कम होते थे और गणित संकाय से बच्चे कम लिया करते थे। गणित संकाय में हम टोटल 17 बच्चे थे बस, बायोलॉजी में थे 45। अच्छा। तो मेरा इंटरेस्ट था कि क्योंकि मुझे गणित एक था कि अपना गणित वाला जो स्टूडेंट होता है इनेटिव होता है, हर चीज़ को संभावनाएं मान के भविष्य की सोचता है वो। हाँ, माना कि जैसे माना बोलते कि हैं। जैसे कि हाँ। अरे नहीं, एक बार कल्पना तो करो। कल्पना कर लिया, मान लिया मैंने हाँ। कि हमारा देश यदि ऐसा है, अभी मुझे वहाँ पहुँचाना है, तो जस्ट लाइक एक गणित है। यदि राष्ट्र का भी विकास करना है तो एक गणित है, गणित है, हमारा जीवन भी एक गणित है। गणित है। तो मेरा बचपन से ही था कि मैं कैसे भी गांव से मुझे एजुकेशन शिक्षा ग्रहण करना था। और जब आदमी के अंदर जुनून होता है कुछ अचीव करने का, जो वो होता है कि मुझे कुछ पाना है, कुछ करना है लाइफ में, तो समस्याएं पूरी दूर हो जाती है अपने आप। अच्छा। जिस प्रकार बोलते हैं कि राम जी जब श्रीलंका के लिए निकले थे, हाँ। तो समस्याओं से लड़ करके समुद्र को बोले तू अभी रास्ता दे, नहीं तो मैं तान दूं तेरे पे तीर। हाँ। लास्ट में समुद्र भी झुक गया और रास्ता बन गया। रास्ता बन गया। उपाय बताए, कुछ ना कुछ उपाय मिलता है जब आपको यदि लग रहा है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, और आप एक दिन जी तोड़ से ईमानदार लगातार और धैर्यता के साथ यदि कर रहे हैं कुछ, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। मेरा अनुभव भी है और मेरी गारंटी भी है। तो सर, जैसे कि हमने जाना आपके बारे में, तो हमें पता चला आपने होटल इंडस्ट्री में भी काम किया है। हाँ। तो ये कैसे क्या हुआ था, इतने बड़े सपने लेके आप चले थे और कैसे ये मुड़ाव आया था लाइफ में उस समय, और ये किस ईयर की बात है, हम ये भी जानना चाहते हैं। 98, 99। अच्छा। 2001 तक 3 साल कंटिन्यू। 3 साल। हाँ, क्या हुआ, मेरे पिताजी, हम 3 भाई हैं, तो मैं बड़ा हूँ। मुझे पिताजी के पास इतना इनकम नहीं था कि हमको सही ढंग से शिक्षित करवा देते, स्कूल में पढ़ा देते हैं। तो जब आप पढ़ रहे थे? हाँ, तब मैं पढ़ रहा था। अच्छा। तो गांव में जो माहौल है, मैक्सिमम माहौल है, गांव के लड़के बस थोड़ा सा 8वीं 10वीं पढ़े, यदि एक बार फेल हो गए तो तुरंत पढ़ करके नागपुर होटल में चले जाते थे। हल्दीराम की एक बर्डी, सीता बर्डी होटल है बर्डी में, ठाट बाट होटल के नाम से फेमस है जी। तो उस होटल में फर्स्ट टाइम मैं गया। मुझे क्या, गर्मी की छुट्टी, हमारे जैसे आज के टाइम में बच्चे क्या होता है, गर्मी की छुट्टी लगती है और पिकनिक घूमने चले जाते हैं। हमारे नानी के घर चले जाते हैं। हाँ, नाना नानी के घर चले जाते हैं। हमारे टाइम में क्या होता था, पिकनिक नहीं होती थी। पिकनिक ये सोचती थी कि मेरे को नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई करना है, तो इस गर्मी में कुछ पैसा अर्न करना है और नेक्स्ट साल की पढ़ाई के लिए पैसा बचाना है। अच्छा, ये आपके उद्देश्य थे? हाँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि शिक्षा ग्रहण करना, और शिक्षा ग्रहण करने के लिए समस्याएं, तो यदि कुछ भी करना चाहिए, समस्या आएगी। जब तक समस्या नहीं आएगी समाधान होगा ही नहीं, और समस्या से लड़ के आगे बढ़ना है। तो हम हर छुट्टियों में यही सोचते थे कि मुझे यदि मान लो आज 8th क्लास में हूँ, कल 9th पढ़ना है, तो जैसे ही 8th की एग्ज़ाम होती है, 2-3 महीने जो छुट्टियाँ मिलती हैं हमें, उस छुट्टियाँ में हम होटल में, कभी सेंटरिंग का काम करने के लिए उस छुट्टियाँ में जाते थे। बताने में मुझे फ़ख्र भी होता है कि जब मेहनत करके, क्योंकि हमें नीचे ज़मीन से ऊपर उठे हुए हम इंसान, और जब हमें पता चलता है कि हम यदि मेहनत करके यहाँ गए, तो जो नीचे लेवल के लोग हैं उनको मोटिवेट करते हैं, भाई आप भी पढ़ाई करो, मैं भी आपके जैसे होटल में बर्तन धुलाऊँ, मैं भी आपके जैसे सेंटरिंग का काम किया हूँ, और आज मैं 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट में अधिकारी रैंक को एग्जीम छोड़ना चाह रहा हूँ। नौकरी तो 4 नौकरी छोड़ चुका हूँ मैंने अभी तक। जी। यदि इंसान के अंदर काबिलियत है, क्वालिटी है, तो सब कुछ मिल सकता है, तो सब कुछ संभव है।
तो फिर आपने वहाँ पे यानी गर्मी की छुट्टियों में आप जाते थे काम करने के लिए, वहाँ से अर्न करते थे अपने आने वाली पढ़ाई में निवेश करने के लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी प्लानिंग करते थे पूरा अच्छा, पूरा। तो आपने उस समय किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो आज प्रतियोगी परीक्षाएं बहुत हार्ड हो गई है, यानी कि अब फाइट नहीं कर पाता कोई भी, इतनी आसानी से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती, और आपने जैसे बताया कि आप काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को जो है फाइट कर चुके हो, तो उसमें से कौन कौन सी हम जानना चाहेंगे और कैसे किए, और कैसे आपको उसमें फिर नौकरी में पदोन्नति मिली, ये हम आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में। उस समय क्या होता था कि सिलेबस कॉमन होता था। ओके। आप जैसे लड़ाई करना है, जैसे बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, एक सैनिक को मल्टीटास्किंग बनाते थे उस समय। और आज भी बोले कि हमें लड़ना है, बस टास्क एक ही था कि हमें लड़ना है, जीतना है। मैंने उस समय क्या, फर्स्ट टाइम तो रेलवे की एग्जाम दिया था जब 10th क्लास में था मैं। अच्छा। लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा। उसके बाद में फर्स्ट टाइम फिर मेरे 12th में जैसे परसेंट अच्छे बन गए तो डीएड मेरा सिलेक्शन हो गया, साथ साथ में बड़गांव सोसाइटी में सेल्समैन के लिए भी सिलेक्शन हो गया। अच्छा, यहाँ पे। हाँ, 12th बेस में अच्छे खासे परसेंट थे तो उस बेस पे सिलेक्शन हो गया। ओके। लेकिन उम्र कम थी, 18 साल जस्ट हुए थे, 1-2 महीने कम थे, और पढ़ाई के अपने को लग रहा था कि मुझे सेल्समैन से कुछ लाइफ जो राष्ट्र के लिए हम करना है नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं डीएड में चले गया कि मुझे टीचर का सपना था, डीएड कर लिया मैंने। डीएड करते ही फिर मेरा संविदा शिक्षक में हो गया सिलेक्शन। डीएड करते ही? हाँ, ओके। 2003 में। ओके। जैसे डीएड कम्प्लीट संविदा से म्यूनसिपल स्कूल में 6 महीने पढ़ाया मैंने। उसी बीच में फिर एक पीछे गाइडलाइन थी, एक इंस्ट्रक्शन था कि 6 आपको 3 साल बाद निकाल दिया जाएगा, आप हड़ताल नहीं कर सकते, बहुत सारी कंडीशन थी शिक्षा। क्यों थी ऐसी उस टाइम मैंने संविदा में? उस समय हमारे शासन दिग्विजय सरकार जी थे, दिग्विजय सरकार थी। दिग्विजय जी की तो कांग्रेस उस समय सरकार थी। पहली बार संविदा शिक्षक की एक अलग से एक पैटर्न निकाला गया था, गवर्नमेंट टीचर को ज्यादा पेमेंट न देना पड़े और संविदा शिक्षक में काम चल जाए। काम चल जाए। ओके। हाँ, और तो अपनी जो एक टीचर की पेमेंट 10,000 होती थी, 10,000 में 3 टीचर हो जाते थे। हाँ। इस वजह से संविदा शिक्षक निकाला गया था। ओके। और उसके बाद वहाँ बहुत सारी कंडीशन पीछे दिया गया था शपथ पत्र में, एफिडेविट में, हम्म। कि आप हड़ताल नहीं कर सकते हो। तो मैं सोचा आज मेरा दिमाग तेज है, कल 10 साल नौकरी करूंगा, 10 साल बाद पता चला मुझे कि यार ये निकाल दिया जा रहा है, कब तक हड़ताल करते जाएंगे हम। तो जी। अपना दूसरा ऑप्शन देखा कि नहीं, मुझे अभी साथ साथ में आईटीआई भी करना है। तो फिर डीएड जैसी हुआ, साथ में डीजल मैकेनिक से आईटीआई किया मैंने। डीजल मैकेनिकल से हाँ। कहाँ पे की है आपने? बूढ़ी गवर्नमेंट आईटीआई बूढ़ी, जी। बालाघाट। बूढ़ी में। हाँ जी। उसके बाद में जैसे फिर किसी ने बताया कि यार आर्मी में टेक्निकल सोल्जर की काफ़ी अच्छी खासी एंट्री होती है, उसमें 12th में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, 60% से वो होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम ही गया मैं जबलपुर में टेक्निकल एंट्री के लिए। तो आपका साइंस था, मैथ साइंस था उस 12th क्लास में? हाँ जी। जी। जैसे ही वहाँ गया तो फर्स्ट बैच जब इंजीनियरिंग होती है, फर्स्ट टाइम ही मेरा सिलेक्शन हो गया टेक्निकल सोल्जर के लिए। टेक्निकल सोल्जर ये क्या काम करता है टेक्निकल सोल्जर वैसे? टेक्निकल सोल्जर जस्ट लाइक आर्मी सब मिला के बनती है। जी। तो टेक्निकल सोल्जर का काम होता है तकनीकी विभाग को देखना। जी। और अलग अलग टेक्निक टाइप जैसे गाड़ियाँ होती हैं उनको रिपेयर करने का अलग होता है। जैसे आज ये मोबाइल टेक्नोलॉजी बीटीएस और जीएसएम टेक्नोलॉजी है, उसको हमारा हैंडल सिग्नल कोर के जवान होते हैं, जवान जैसी सिग्नल कोर पूरा हैंडल करती है। अच्छा। तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पूरा सिग्नल कोर डिपेंड करती है, यानी अच्छा। कंट्रोल करती है कि कैसी सेना को कहाँ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है, कब देना है। ये हमारी पूरी सिग्नल कोर का काम है, तकनीकी विभाग कम्युनिकेशन, जिसको यहाँ सिविल लैंग्वेज इधर आ जाओगे तो दूरभाष केंद्र कहते हैं। हाँ। टेलीविजन डिपार्टमेंट, दूरभाष केंद्र, सेम हमारा एक सिग्नल होता है, सिग्नल कोर्स, वो पूरा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करती है। उसी में मैं एक टेक्निकल सोल्जर, एक सिपाही के थ्रू मैं उस डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया। ओके। और उसमें टेक्निकली में क्या साइंस सब्जेक्ट के ही स्टूडेंट होना चाहिए। ओके। तो आप भर्ती हो गए उसमें? हाँ। ओके। और जैसे मैं वहाँ सिलेक्ट होने के बाद में 4 महीने की ट्रेनिंग हुई, पता चला बाद में कि लोको पायलट का भी आपका सिलेक्शन हो गया है। ट्रेन में? रेलवे में। में आईटी बेस पे एग्जाम दे दिया था मैंने। अच्छा, पहले ही आप आईटी बेस पे एग्जाम दे चुके थे? हाँ। और आप टेक्निकल सोल्जर बन चुके थे? हाँ। और उसके बाद आपका ये जो है सिलेक्शन हुआ लोको पायलट में? हाँ, लोको पायलट। अच्छा, वाह। तो वहाँ एक कर्नल चुग साहब थे, मेरा ट्रेनिंग सेंटर था गोवा। गोवा में थे आप? हाँ, कर्नल चुग साहब थे पंजाब के। चुग साहब ने बोले आप ऐसे क्यों, अभी जब ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है, सोल्जर बन चुके हो, नहीं जा सकते, जाना पड़ेगा, तो इससे ज़्यादा बेसिक वाला चाहिए आपको जॉब। तो मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया, सब कुछ दिखाने से मुझे जाना है। तो बोले बेटा आप इतने टैलेंटेड है, फौज में भी बहुत सारे ऑप्शन है, एज ए आप सिपाही मानता हूँ,
लेकिन जिसके अंदर काबिलियत है, काबिल है, वो इंसान कहीं भी सक्सेस हो सकता है। वही शब्द जो आपको पहले बोला था मैंने। जी जी जी। तो उन्होंने मुझे वहाँ ऑफिसर के लिए, टेस्ट के लिए काफ़ी मुझे पॉजिटिव ने इनकरेज किया कि बेटा आप ऑफिसर बन सकते हो, आपके अंदर क्वालिटी, तैयारी करो। तो उस समय क्या, हम हिंदी मीडियम से गए थे, तो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा इशूज था। इंग्लिश का इशू था। हाँ, ओके। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया फर्स्ट टाइम में। उसके बाद में सेकेंड टाइम दिया, तो सेकेंड टाइम में एज खत्म हो गई, 27 ईयर हो गए। ओके, यानी लोको पायलट की आप नौकरी छोड़ दिए, उस पे हाँ ध्यान ही नहीं दिया हाँ, आपने। जब क्योंकि हमें आर्मी में एक होता है सीनियर इज, जैसा सीनियर ने गाइड किया उस पर पूरा हाँ, बिलीव करते हैं। उस पे बिलीव करते हैं। और सीनियर जो होता है आर्मी का, एक प्रकार से मदर फादर जैसे ही होता है, ट्रीट करता है। गलत होगा तो आपकी टुकाई करेगा, और सही होगा तो हाँ बेटा शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो आर्मी में जो सीनियर्स होते हैं, एक प्रकार से वो तभी आर्मी कंट्रोल, अनुशासन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, तभी मेंटेन होती है। इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करना, देश की सुरक्षा का जिसपे भार हो, तो अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन है, चाहे देश की जब बात करें तो देश में हो, और घर में बात हो तो घर में भी होना चाहिए, देश में के अंदर, समाज के अंदर भी होना चाहिए, अपने अंदर भी होना अपने चाहिए। अंदर भी होना चाहिए। तो सेना से हर किसी को, सेना में जो जाते हैं, जब सेना से एक अच्छा इंसान बन के ही निकलता है, ये तो इतना श्योर है। अच्छा, फिर क्या हुआ आपका, वो नहीं हो पाया उसमें? तो नहीं हुआ पाया, फिर जैसे मैं फर्स्ट टाइम फिर त्रेगांव पहुंचा। त्रेगांव जाती वहाँ फर्स्ट टाइम मेरा एक आतंकवादी से आमना सामना, जैसे आप बैठे हो एक ही बेंच में, हम आतंकवादी के साथ हथियार। उस समय त्रेगांव काफी 93 90 के पास में आतंकवादी का गढ़ बन चुका था त्रेगांव, अच्छा। कोपवाड़ा। तो फर्स्ट टाइम आतंकवादी के जस्ट सामने है, जिसके पास हथियार है, और हम ऐसे हैं। अच्छा। आज के माहौल तो बहुत अच्छे माहौल हो गए, हमारे देश अभी बहुत कश्मीर में आजकल जहाँ है वहाँ तिरंगा फहराने लगा, देशभक्ति आज के अंदर लोगों के अंदर अवेयरनेस हो गए हैं। उस समय आतंकवादी से आमना सामना, वो आतंकवादी को जब हमने सोर्स दिया, पूरी फौज ने घेर के उसको मार दिया। अच्छा। लेकिन फर्स्ट टाइम आतंकवादी को, मैं 23 साल का लड़का और बाकी आतंकवादी से आमना सामना, 5 में बैठे हुए, हथियार उसका दिख गया। अच्छा। यदि हम थोड़ी सी एक्टिंग वो करते हैं, लेकिन वहाँ ऐसी चीज में सूझबूझ चाहिए आपकी। सूझबूझ बहुत जोश जरूरी है। जोश काम नहीं जोश करेगा काम नहीं करेगा। आपको। माइंड को कंट्रोल करना है, ये जीवन का भी एक मकसद है कि जब आपको आगे बढ़ना है, तो हमेशा जोश के साथ होश जरूरी है। जरूरी है। बस थोड़ा सा होश के साथ में मैंने अपने सीनियर को इन्फो किया, सीनियर ने पूरी तैयार किया फौज, लास्ट में उसको मार दी पूरी मार गिर। दी। अच्छा। तो यही यानी सेना पग पग पर हमेशा भी, जो आज मैं भी यहाँ हूँ, सेना के वसूल से ही चल रहा हूँ। फिर वहां से हम लोग ट्रेनिंग करने के फिर पहुंचे यहाँ। अच्छा। तो गोवा फिर दोबारा आ गए हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए। हम्म। हमारा क्लास 2 होता है, यानी क्लासेस होती चलती रहती है हमारी अपग्रेडेड क्लासेस। हम्म। क्लास में पहुंचती ही मेरा पता चला कि फिर क्लास 2 में ग्रेडिंग आ गया मेरा, अल्फा ग्रेडिंग, यानी 75 से ऊपर परसेंट बन गए मेरे। तो बोले आप अफसर के लिए तैयारी करो, मतलब अफसर की तो एज खत्म हो गई। अच्छा। फिर मुझे इंस्ट्रक्टर रख दिया आर्मी में उन्होंने। अच्छा, बोले आप, सिखाने के लिए। हाँ बोले आप अच्छे परसेंटेज है, पढ़ाओ, अच्छा अच्छा। टैलेंट है आपके अंदर। ओके। पढ़ाते पढ़ाते किसी ने बोला कि आप जेई का एग्जाम दो, जेई नहीं, जूनियर इंजीनियर नेटवर्किंग का, उसमें अच्छा। आप जेसीयू बन जाओगे। तब मेरी 7 साल सर्विस हो गई थी। ओके। तो एक फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया मेरा, उसमें अच्छे नंबर आ गए। ऑल इंडिया ओवर में 1268 कुछ लड़के थे, उसमें से मेरा चौथा नंबर पे आ गया। जेई में। जेई, ओके। जेई नेटवर्किंग कहते हैं। हम्म। फिर फौज ने फिर वही, हम मिलिट्री इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन कॉलेज है इंदौर, उस कॉलेज में हमें पढ़ाया गया, पढ़ाई की हमने, अंग्रेज़ के ज़माने का ही कॉलेज हो। फिर वहाँ से हमें डिप्लोमा मिल गया पॉलिटेक्निक इक्विवेलेंट, और यूनिट में जाके हम 1 जनवरी 2015 को प्रमोशन हो गया, नायब सूबेदार बन गए, जेसीयूज बन गए। अच्छा। उसके साथ साथ में ही, यानी जूनियर कमीशन, फिर जैसे मेरी सर्विस 18 साल हो गई, फिर बोले कि यार आप साहब, वहाँ हमारे अफसर हमेशा, मैं बताया ना, हमेशा पॉजिटिव गाइड करते हैं कि आप बोले साहब इतने हैं तो अफसर के लिए तैयारी करो एक बार, आप तो जूनियर कमीशन है। तो अफसर के लिए तैयारी किया, मेरा अफसर के लिए भी सिलेक्शन हो गया मेरा। अच्छा। लेकिन उस बीच में एक ऑपरेशन हुआ और फिर बिस्तर पे गिर गया। तो ये क्या था, ये जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में भी आपने कुछ पार्ट अदा किया है, हाँ तो हम उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। और ये जो सूबेदार रैंक आपको मिली, हाँ, तो ये रैंक कैसे काम करती है सेना में, हम इस बारे में भी जानना चाहते हैं। जैसे एक ट्रूप का जूनियर कमीशन अधिकारी जस्ट लाइक ट्रूप कमांडर होता है सूबेदार। ओके। ट्रूप कमांडर 20-30 जवानों के
उनके अंडर में थोड़े से काम करते हैं, गाइड करते हैं, कहीं काम करते हैं, उन्हें पता नहीं ऐसे नहीं ऐसे काम करो, और अपने अनुभव को उनके साथ साझा करते हैं। टुकड़ी लेकर चलते हैं। हाँ, टुकड़ी लेके। और जैसे हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है, हाँ किसी कोई प्रॉब्लम आई तो उनको गाइड करते नहीं है ऐसा ऐसा करो, क्योंकि वो जो एक एक कुशल तकनीशियन बन जाता है सूबेदार। ओके। जस्ट लाइक कोई एकदम अनुभवी इंसान होता है, जैसे बड़े डॉक्टर होते हैं, और जिसको ज्यादा अनुभव हो जाता है उनके पास चल जाते हैं, तो पेशेंट वाला नहीं इसकी ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर देखते ही पता चल जाता है। वैसे ही हमारी एक सूबेदार रैंक ऐसी होती है कि वो इतना तब के आगे बढ़ता है कि उसे प्रॉब्लम देखते ही पता चल जाता है कि इसकी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं शब्द कभी नहीं होता है सेना में, उस पर लगे रहता है, जब तक समाधान नहीं होगा तब तक कंटिन्यू लगा रहता है। ओके। तो ऐसे उन टुकड़ी के साथ में यानी निगेटिव नहीं भावना हम कभी सुनना नहीं चाहते हैं, और नहीं होना भी नहीं चाहिए। नहीं, नकारात्मकता हमेशा माइंड को कमजोर बनाता है, इंसान को कमजोर बनाता है अंदर से। बिल्कुल। तो सेना हमेशा पॉजिटिव वे पे चलता है और सकारात्मक वे के साथ चलता है। तो मैंने नहीं सब उन्होंने फिर वो कि हमारे जो 30-35 उनको कोई प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम हेल्प करना, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी आती तो एक सूबेदार को जाके बताते हैं। सूबेदार को जाके, सूबेदार जस्ट लाइक एक अफसर लेवल और कमांडर है वो, उनको कमांड करता है। हाँ, एक कड़ी है बीच की, अच्छा। यानी एक नीचे लेवल का जवान सोल्जर्स हाँ, और एक अफसर, बीच की कड़ी रैंक होती सूबेदार। सूबेदार। ओके। डायरेक्ट जवान अफसर के पास नहीं जा सकता है, वो तो सूबेदार के एक पास जाएगा पहले। सेना की मेन कड़ी हो, अच्छा सूबेदार जेसीओस कहते हैं जिसको। अच्छा। अच्छा। और इनकी काफी भूमिका होती है सेना में, जवानों के साथ संपर्क में रहना, जवानों के साथ मिलजुल के रहना, जवानों की समस्या को ऊपर वाले को बताना। तो इसको थल सेना से रिकमेंड कर सकते हैं हम, थल सेना से जोड़ सकते हैं इस हाँ, टुकड़ी थल को? सेना का पार्ट ही है। ये थल सेना का ही पार्ट। आर्मी बोले तो आर्मी सब मिलके आर्मी बनती है, जैसे सप्लाई, हाँ यानी यदि राशन पहुंचाना उसके लिए अलग से एक कोर है, हाँ। लड़ने के लिए अलग से है, मिसाइल अटैक के लिए अलग है, परमाणु, यानी पूरे पार्ट। आर्मी एक से नहीं हो, जैसे गाड़ी डिपार्टमेंट अलग, जो गाड़ी को मैकेनिक करते हैं ईएमई वाले, फिर अलग अलग सब मिला के बनती है आर्मी जी। और आर्मी का काम सब मिलके, यदि कोई अटैक होता है तो आर्मी उस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक हर कंडक्ट के जितने भी ऑफिसर्स है, हाँ, वो चाहे जहाँ जिसकी जरूरत पड़ी है वो वहाँ पे। हाँ, जैसे अभी एग्जाम्पल बताया, इस साइड की आप बात करो, हाँ। यदि एक घर में 5 सदस्य है जी। यदि 5 सदस्य सब मिलके यदि घर के लिए सब एक साथ, सबकी सोच में एक हो कि मेरा घर तरक्की करे, मेरा घर मजबूत हो, यहाँ घर की बात करें तो भारत, यहाँ घर की बात करें तो एक परिवार, कि मेरा घर मजबूत हो, मेरा घर तरक्की करे, और सब मिलके यदि एक साथ एफर्ट करते हैं, यदि कोई 5 रुपए कमा रहा है, कोई 10 रुपए कमा रहा है, कोई 15 रुपए, अपनी यथाशक्ति निकालने के बाद सब जब एक काम करे तो 20 रुपए का काम अच्छा होता है, और उस घर में तरक्की बहुत फास्ट होती है, उस घर में एकता दिखती है लोगों को। वैसे ही अभी नेशन की बात करें, आर्मी जब लड़ाई की बात होती है तो एक हो जाता है, पूरी आर्मी एक साथ करके हम ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और सफलता, हमें ऑपरेशन में सफलता मिलती है। वैसे मैं इस आपके ऑफिशियल मीडिया के थ्रू भी चाहता हूँ कि यदि हमारे भारत में, जब भारत की बात हो तो भारत हमारा घर है, और इस घर को यदि आगे बढ़ाना है हमें, तो हर किसी को अपने नेशन के लिए, कि मैं राष्ट्र के लिए क्या करता हूँ, जो कर रहा हूँ मुझे राष्ट्र की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, उसकी दिशा में चले, न कि उसके नेगेटिव तरफ न जाए। ओके। तो यदि इस कंडीशन में यदि सब लोग सोचेंगे तो आर्मी भी हमारे घर घर, हर घर में, हमारे देश में हर घर, हर परिवार में आर्मी है। आर्मी। तो सर, सबसे पहले आपने जब ये सेना की वर्दी पहनी तो आपने क्या महसूस किया? ये मेरे लिए सबसे बड़ा आत्मसम्मान का क्षण था वो। ये सबसे बड़ा आपके जीवन काल का सर? आत्मसम्मान था मेरे को लगता था फीलिंग कि मैं आज भारतीय सेना में जा रहा हूँ, और गर्व फील हुआ मुझे अंदर से। एक आत्मसम्मान होता है, एक अंदर से फीलिंग होता है कि मैं आज राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो सबसे पहला यदि अनुभव का बोले गर्व का क्षण, तो वही मेरे लिए था, सेना में जाना, वर्दी पहनना। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक वाली क्या घटना थी और आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया आपने उसमें? 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई थी, तो उस समय क्या पुलवामा की बात हुआ था, वो बालाकोट। उस समय हमारा जो टुकड़ी थी पंजाब में थी, फाजिल्का में। तो फाजिल्का से हम लोग बहनी दिलावर कुछ पार्ट है, हम पाकिस्तान के अंदर, हमारी पूरी सेना उस समय इतनी मजबूत हो चुकी थी, यानी केवल घर का लीडर यदि मजबूत हो तो उस घर के हर सदस्य के अंदर एक जोश हो जाता है। उससे हमारे सोच है कि हम जिएंगे तो राष्ट्र के लिए और मरेंगे तो राष्ट्र के लिए। घर वाले तो क्यों फोन कर दिया था कि मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन मेरा बेटा भी होगा तो आर्मी में जाएगा।
अरे वाह, क्या बात। तो हम फाजिलका से पाकिस्तान के अंदर चले गए थे, अच्छा, पूरा कम्युनिकेशन सेटअप कर दिए थे। तब तक हमारी सेना ने बालाकोट में स्ट्राइक भी कर दिया था, बालाकोट जी। और वहाँ पूरा आतंकवाद का जो ठिकाना था तहस नहस कर दिए थे हमारी सेना ने। और अच्छा। हम इधर से पाकिस्तान के अंदर घुस सके थे 2016 सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम। यानी हम थल सेना के साथ में, हमारी सेना पूरा एरिया कवर करते करते पाकिस्तान के अंदर। अब तो बोले कि अब लड़ाई होगी तो लाहौर को पूरा छोड़ेंगे नहीं, इस बार हम्म। तबाह कर देंगे। अच्छा। ये वाली कंडीशन थी, अब वापस नहीं आएंगे। आगे पहले हम 1962 71 में जो पीछे हो गया, लेकिन अब वापस नहीं आएंगे हम लोग। हाँ। अब हमें आगे ही चलना है। और जो बोले कि वापस चलो, हम वापस नहीं, अब यहाँ तिरंगा गाड़ दिया, अब यहीं रहेंगे हम। अच्छा। ये हर सैनिक के अंदर जो उसमें आ चुका था 2016 में, जब सरकार ने जब आदेश दी थी सर्जिकल पुलवामा के बाद में जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल जी स्ट्राइक जी। उसमें। और उस टाइम में मैं प्रॉपर पूरे छुट्टियां, उसमें पहली बार छुट्टी में 9 महीने बाद घर पहुंचा था, 9 साढ़े 9 महीने बाद घर। छुट्टियां नहीं मिली थी, लेकिन तब भी एकदम जोश था, जुनून था कि मुझे राष्ट्र के लिए यार ये सर्जिकल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट, एक सैनिक के रूप में मैं पाकिस्तान के अंदर से घूम के आ गया हूँ। अब कल इमरजेंसी में कभी आदेश मिला तो मैं उस जगह पे जाके, वहां की तो पूरी जानकारी मिल चुकी है। हम अब 100% सफल होंगे। अच्छा। 1% भी ये नहीं था कि हम माइनस में आ जाए। अच्छा। सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पूरी टुकड़ी, हमारा कम्युनिकेशन सेटअप पूरा स्टेबलाइज हो चुका था उस समय। तो ये गोली खाने वाली क्या कहानी है कि ये आपको? गोली जस्ट है कि जैसे अभी ये हुआ 2000 अफसर के लिए सिलेक्ट हो गए थे हम, जी 2023 आ गया, जी 3 दिसंबर 2021 जी। अभिनंदन के टाइम पे। हम्म अभिनंदन जी हमारे वो उसके थ्रू गए थे, फ्लाइट के थ्रू, हम्म MiG-21। मिग 21। हाँ, बाई एयर के थ्रू। उस समय क्या हुआ था कि अभिनंदन जी गिर गए थे पाकिस्तान के अंदर। जी। और हम लोग बाकी सेना को भी, आर्मी क्या, तीनों सेना, हम्म। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके साथ में बाकी रिमेनिंग फोर्स है, उनको कवर करते करते आगे बढ़ती है। ओके। तो आर्मी आगे बढ़ गई थी, हम्म। एयरफोर्स अंदर चल गया था। उनको अल्टीमेटम दिया था कि यदि अभिनंदन को नहीं छोड़ा गया तो हम हमला कर आर देंगे। पार की तैयारी में हैं। अच्छा। हमारे आर पार की तैयारी, ऊपर से आदेश मिल गया था पीएमओ से कि आर पार की तैयारी है भैया, गिरना है, जो ओके। बड़ा वाला वहां। हाँ हाँ। तो उस समय हम भी तैयार। अब तो जोश से आ ही गया था 2016 में, जब हमने देखा ही लिया था। और उसी समय मैं उसी पोस्ट पे था, उधर ही, अच्छा, उसी पोस्ट, यानी जो पाकिस्तान का एरिया है, पंजाब, होना पंजाब, उसी आप बॉर्डर पे। उधर ही थे? हाँ, उस बार भी हाँ। छुट्टियां नहीं मिली हमें। अच्छा। और हमने सोचा कि भी आर पार की लड़ाई है, वहां से हट करके फिर मैं चले गया था दूसरे राजस्थान के एरिया में। ओके। वहां आदेश मिला गया कि आपको ये ऑपरेशन करना है, और इस ऑपरेशन, सीक्रेट ऑपरेशन था। हम्म। उस सीक्रेट ऑपरेशन में आपको, हमको सब जगह सीक्रेट ऑपरेशन सफलता 100% लेना है और जीतना है। अभिनंदन नहीं गया तो हमें जो आदेश है उसका आदेश का पालन करना है और पाकिस्तान को तबाह करना है। ओके। इसी टाइम पे फिर एक लॉन्चिंग होता है। हम एक साइड में थे, जैसलमेर राजस्थान के एरिया था। वहां से हम आदेश मिला कि पाकिस्तान को तबाह करना है, अभिनंदन को नहीं छोड़ते तो अल्टीमेटम दे दी थी भारत सरकार ने पाकिस्तान को। और हमने भी फिर हमें तो देशभक्ति कूट कूट के एक मौका मिला था कि यार राष्ट्र के लिए तो मर भी गए तो चलेगा। चलेगा। गर्व होता है अपने आप को, मेरे माता पिता को भी गर्व होता है, जी। और हमारे देशवासियों को भी गर्व होता है हम्म। कि हमारे राष्ट्र के लिए बचाते बचाते अपनी जान कुर्बान कर दिया। नहीं, और ये सबसे बड़ी गौरवान्वित पल एक होता सैनिक के लिए है। सबसे बड़ा गौरवान्वित पल है ये वाला। सैनिक चाहता है कि मैं राष्ट्र गया हूँ तो इस राष्ट्र के लिए अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करना है मुझे, बिल्कुल और कर्ज तभी होगा, खून से अदा करना है हमें। बिल्कुल। और एक सीक्रेट ऑपरेशन में गए हम, उस ऑपरेशन में हमें सफलता मिल गई, हमारे अभिनंदन जी छूट गए। और उस टाइम एक हमने कुछ कर दिया था, उस ऑपरेशन के तहत हमें एकदम सफलता मिली। और उसी बीच मेरी रीढ़ की हड्डी में एक हमला हुआ और हड्डी टूट गई। अच्छा। टूटने के साथ ही मैं आर्मी का सीक्रेट ऑपरेशन था, टूटने के साथ ही फिर हमको जैसे एयर एम्बुलेंस के थ्रू दिल्ली में मेरा RR में चला इलाज, अच्छा। एम्स में चला। 2021 के हाँ, बाद? 3 दिसंबर 2021 के बाद में हम्म उसने अच्छा खासा मीडिया में भी कवर किया था लगभग उसने। हम्म। पाकिस्तान की तो बोलती बंद हो चुकी थी, लेकिन हमारा मिशन सक्सेस हो गया था। अभिनंदन भी छूट गए थे। भारत ने अपनी आन बान शान दिखाया था कि हम इतने पावरफुल है, बिल्कुल। अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था उस समय भारत ने एयर स्ट्राइक के टाइम पे। हम्म। और फिर मेरा इलाज हुआ, तो वहाँ सबसे बड़ा जिंदगी के जो आज जो पल है, यानी जिंदगी का एक टर्न बोलते हैं ना,
लाइफ का जो सबसे बड़ा जो एक बोलते ना कि ये आपका जो यानी धर्म हृदय परिवर्तन एक शब्द आता है, कब हुआ? जब मैं बिस्तर पे पड़ा, वहां मेरे रीढ़ की हड्डी टूटी, तो मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखा मैंने वहां। और पेशेंट को देखने के बाद कोई पेशेंट पता चला कि जिसकी रीढ़ की, सुना भी था हमने कि जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई वो कोई आदमी कभी दोबारा खड़ा नहीं हो सकता, काम कहीं नहीं होता, खड़ा नहीं होता, वो कोई काम नहीं करता, बिस्तर पे पड़े पड़ी हो जाता है खत्म। तो हमने सुना भी था, माइंड में कहीं ना कहीं वो बात तो पड़ी थी हमारे जी। और देखा भी था एक दो पेशेंट को, या जिसकी रीढ़ की टूटी हड्डी टूट गई वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है लकड़ी का सहारा लेके। तो इसी बीच में मैंने सोचा कि अब तो जीवन का चांस है नहीं, और मैंने बोला भगवान अभी तो जीवन मेरा बचा था, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और देश के लिए जो करना था वो तो किया ही नहीं, अभी इतनी जल्दी कैसे चल गया? अभी तो उम्र तो मेरी अभी तो शुरुआत ही है। अच्छा, अब तो सब कुछ फौज में। कितने साल के थे तब आप? अब हो गए थे, मैं लगभग 35 ईयर के हो गए थे, 35। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और बच्चे छोटे थे। हाँ। इसी बीच में मेरा सोचा कि अब भगवान यदि एक चांस दे दे मुझे, तो मैं अपनी राष्ट्र के लिए किया, अभी तक तो देश के लिए किया है, अब जो जीवन बचा है मैं समाज के लिए पूरा समर्पित कर दूंगा। मेरे लिए राष्ट्र नेशन फर्स्ट है और हर मानव की रक्षा करना, उनकी सेवा करना, क्योंकि मेरी जब वहां से पढ़ा और लोगों ने जब मेरी सेवा किया, यहाँ तक कि बिस्तर पे लेट बात होता था मेरा। अच्छा, वजन 38 kg, हड्डी हड्डी हो गई थी पूरी। इतना वजन घट गया था? हाँ, खाना पीना कुछ नहीं, लेट बात बिस्तर पे होता था, बहुत यानी क्रिटिकल कंडीशन थी। कितने महीने आप यानी लेटे रहे? चलना तो 2 साल बाद तो सही ढंग से ठीक किया, चलना स्टार्ट किया। 2 साल बाद? हाँ, सही ढंग से चलना स्टार्ट किया। अभी भी चलता हूँ तो हमेशा ये बेल्ट बना रहता है पूरा मेरा, यहाँ से यहाँ तक। ओके। कहीं मूवमेंट करता हूँ और बिस्तर पे तो कई लगभग 1 साल तो पड़ा ही रहा, सही ढंग से उठ ही नहीं पाया। लेकिन एक सोच आई थी, धीरे धीरे चलना, किसी ने बोला कि ठीक होना है, और सबसे बड़ी चीज होती है विलिंग पावर, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। और ले ली भगवान का नाम, जय बजरंग बली, और मुझे ठीक होना है किसी भी हालत। और जैसे ही ठीक होने के बाद मतलब मुझे अभी किसी भी हालत ठीक होना है, और अब एक जुनून आ गया अंदर, यदि टूटी है तो वो भी ठीक हो जाए। अब लोगों की समस्या देखने लगा तो मुझे अपने कष्ट कम दिखने लगे। और आज आपके सामने घूम रहा हूँ हर जगह लोगों की समस्या के लिए। आज हमारे साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हर जगह समस्या की, किसी की समस्या की हेल्प कर देते हैं, और हर जगह चलता हूँ मैं। तो वो जो पल था मेरा, उस समय ऐसी कंडीशन थी, वो वाला जो पल जो दिल्ली हॉस्पिटल में पड़ा था, यहाँ तक कि मैंने नर्स को बोल दिया था कि मैडम मेरे को इंजेक्शन देके मार दो, मुझे ऐसी मौत नहीं चाहिए, बहुत कष्ट होता है जीवन में। यानी पानी नहीं जा पा रहा था, थूक नहीं गिटक पा रहा था, उंगलियां मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। नर्स तो बोले कि मार दो, लेकिन हमारी जो एनएमएस होती है फौज में, उन्होंने बोले साहब ऐसे नहीं कर सकते हम। बोले आप ठीक होंगे, नहीं होंगे तो पुणे में रहोगे, लेकिन ठीक होंगे। हम ऐसा अपने कार्य के साथ में गद्दारी नहीं करते, अपने कर्तव्य को 100% निभाएंगे। आज अभी लग रहा है मुझे, उस समय तो मुझे लग रहा था कि नर्स मार दी तो बड़ा होता, पुण्य होता, उसको बड़ा वो देता मैं। लेकिन अभी लग रहा है कि आपको ईश्वर ने किसी काम के लिए चुना है। हाँ, मेरे को अभी लग रहा है कि नर्स जो थी, हमारे कर्मचारी भी ईमानदारी से कार्य करते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में ईमानदारी से कार्य करते हैं, लोगों के अंदर मानवता है, बुरे लोग भी, बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी सोच पे है, बस हमारा प्रभाव ऐसा हो कि वो अच्छा बन जाए। तो आज वो नर्स से फिर मैं जैसे ठीक हुआ, मिलने गया था, जैसे होटल में मिलने गया था मालिक मैनेजर से। 2000 मैं 5-7 में गया था मिलने के लिए कि मैं आर्मी में भर्ती हो चुका हूँ। तो मैनेजर ने काफ़ी अच्छा बोले, यार देखो ये बंदा यहाँ काम करता था, फौज में चले गया। वैसे ही फिर दिल्ली होने के बाद में 2022 में फिर हॉस्पिटल गया था नर्स से मिलने के लिए। मतलब आपकी वजह से, आपने जो मुझे किया, आपके साथ मैं काफ़ी आभारी हूँ। आपसे मिलकर मुझे बड़ा थैंक यू बोलने के लिए आपको आया हूँ। अच्छा। डॉक्टर कर्नल मनीष शर्मा साहब थे, उनसे भी मैंने बोला थैंक यू साहब। बोले साहब अब तो पहचान नहीं आ रहे, बोले 6 महीने पहले अलग दिख रहे थे, 7 महीने पहले, बोले आज तो बड़े यंग दिख रहे, बोले आप। बोले अच्छा, पूरा बंधा हुआ है। बोले गुड़े साहब बहुत जल्दी आप रिकवर होंगे, बोले आप 2 साल के अंदर बोले हीरो बन जाओगे, बोले। तो तब आप फिर रिटायर्ड हो गए? हाँ जी, मैं फिर मेरे को ऐसा लगा कि भारतीय सेना पे भी, क्योंकि मेरा ज्यादा मैं अपना शरीर लेके चलता हूँ, लेकिन मैं शरीर पे ज्यादा वेट नहीं दे सकता मैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि भारतीय फौज की बहुत सारी एक्टिविटी होती है, आर्डर देने के लिए नहीं, यदि आर्डर देते हैं तो उसे खुद को भी उतारना होता है। बोल दी कि ऐसा कर लो, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी हो ना कि आपको करके दिखाना है वो।
बिल्कुल तब आपके जो सबॉर्डिनेट होते हैं, जो नीचे वाले आपके सैनिक होते हैं, जवान होते हैं, आपके आदेश का पालन करेंगे। पालन करते हैं, सम्मान पहले करते कुछ करके दिखाओ, हैं। बिल्कुल। तब आपका सेम इधर जनता भी, जनता के लिए कुछ अच्छा करके दोगे तो जनता आपका 100% आपको सपोर्ट करेगी, सपोर्ट करेगी। इतना श्योर है। बिल्कुल। वैसे ही वहाँ सैनिक है, यदि सैनिक के लिए यदि हम कुछ करके दिखा रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ यार साहब वेल क्वालिफाई है। और मैं टेक्निकली तो था, अंदर से माइंड से था, लेकिन फिजिकली रूप से कमजोर हो चुका मैं। अच्छा, तो मेरा मन भी बोल रहा कि यार मैं भारतीय सेना पे बोझ नहीं बनना चाहता। कौन से ईयर की बात थी ये? ये 3 दिसंबर 2021 को एक्सीडेंट हुआ एयर स्ट्राइक के टाइम पे, और दुर्घटना हुई हमले में। उसके बाद में 2022 के लास्ट में, यानी 22 खत्म होने वाला था, मार्च 2023 में मन में अचानक मेरे मन में माइंड एक चेंज हुआ। मैंने बोला नहीं यार, मुझे अभी अब मैं फौज के लिए फिट नहीं हो सकता। कोशिश बहुत किया फिट हो जाऊं, आगे की प्रमोशन ले लूं, अधिकारी बन जाऊं जल्दी, लेकिन फिर लगा कि नहीं मैं फिट नहीं हो सकता। कोशिश बहुत किया, कोशिश करने के बाद भी फिर मैंने मन किया कि अभी बोझ भी नहीं बनना चाहता। मैं सेफ होन रह के भारतीय सेना को मैं अपना सब कुछ समर्पित करना चाह रहा था, लेकिन अब हो गया मेडिकली अनफिट। तो फिर मेरे मन में अचानक मन पड़ गया, नहीं अभी जितना जीवन है फौज पे बोझ नहीं बनना है, मुझे वीआरएस ले लेना चाहिए। अच्छा, मेरी सर्विस बहुत बची थी, 20 साल सर्विस बची थी। 20 साल और बची थी आपकी। हाँ। तो मेरा मन पड़ा नहीं मैं वीआरएस लेता हूँ। फिर मैं 31 दिसंबर 2023 को मैंने वीआरएस लेके घर आ गया। अच्छा, रिटायर्ड हो गए। हाँ, वीआरएस यानी वॉलंटियर सर्विस, प्रीमेचर होता ना, अच्छा, वॉलंटियर सर्विस रिटायरमेंट। अब आप जा नहीं पाओगे, यानी जाओगे नहीं अब ऐसा नहीं, अभी भी भारतीय सेना जरूरत है तो अभी मैं राष्ट्र के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। अभी यंग हो गया हूँ दोबारा। आप? अच्छा, उसके बाद फिर क्या आपने समाज सेवा भी आज आप करते हैं, कई बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं पढ़ाई के लिए, उनको डोनेशन भी देते हैं, उसकी क्या जर्नी है, क्या कहानी, हाँ वो कैसे तो करते वो ठीक है, लेकिन पहले एक क्वेश्चन था ना कि आप जा नहीं पाओगे। अभी जी जो बीच में अटैक के माहौल बने थे कुछ दिन पहले, जी? उस समय मैंने वॉलंटियर भरा कि मैं आने के लिए तैयार हूँ लड़ने के लिए। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले नहीं हुआ था हाँ जो हाँ अटैक, हाँ हाँ। उसमें मैं वॉलंटियर फॉर्म भर के भेजा था कि मेरा नाम भी भेजे, मैं भी लड़ने के लिए जाना चाहता हूँ। अच्छा, अभी 6 महीने पहले जो हुआ था अरे अटैक। वाह, क्या बात है। और यही तो जज्बा होता है सर, एक सेना के जवान में, एक आम आदमी से हटकर के वो किसी भी परिस्थिति में रहे, लेकिन देश के लिए वो हमेशा खड़ा होना चाहता है। ऐसे अगर हर युवा की सोच हो जाए तो सही में हमारा जो देश राष्ट्र है, सशक्त होगा, समृद्ध होगा, राष्ट्र शक्तिशाली सशक्त होगा। होगा और विश्व गुरु बनने की श्रेणी में भी जाएगा। तो सर फिर क्या हुआ? फिर आपने तो वॉलंटरी भर दी थी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अभी ऐसे कोई मूवमेंट बने नहीं, हाँ लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसे कोई मूवमेंट बने तो हाँ, आप तैयार हैं? फर्स्ट पहली मैं तैयार हूँ, हमेशा अच्छा, हमेशा तैयार, आज भी नेशन तैयार। फर्स्ट। नेशन फर्स्ट, ओके, परिवार अंतिम है, राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र प्रथम। वाह, बहुत अच्छा लगा सर। फिर कैसे ये स्टार्ट किया आपने, कैसे इस पर गया कि अब मैं सेना में नहीं हूँ, देश की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस माध्यम से कर सकता हूँ, ये कैसे विचार आया आपको? ये सब और एक कला है मेरे अंदर। मैं बिस्तर पे पड़ा था, अच्छा अभी कोई भी पेशेंट बिस्तर पे जब पड़ा हो जी। तो उस पेशेंट के अंदर अंदर से ही एक हीन भावना आने लगती है। अच्छा। वो चिड़चिड़ापन आने लगता है उसके अंदर, क्रोध आने लगता है। कोई पेशेंट जाता है उनके अंदर गुस्सा होने लगता है। ये पेशेंट के नॉर्मल सिम्टम्स है। मैं नहीं बताऊंगा तो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है वो 100% बताएंगे कि पेशेंट है, ऐसा चिड़चिड़ापन होता है। मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आने लगा। देख रहा हूँ मेरे बेड पे कोई बैठ नहीं रहा है, गुस्सा भी आ रहा है कि ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा कोई पता नहीं। तो फिर मैंने किसी को बोला कि मैं ऐसा करो, एक बुक ला दो मेरे लिए और 10-12 पेन। अच्छा, टेक्स्ट बुक ला दो और हाँ, पेन। मोटी सी बुक लाना बोला, 400-500 पेज की, अच्छा। और पेन ला देना 10-12, क्योंकि बार बार इतना बोलने के बाद 1 महीने बाद पेन और बुक, दूसरे पे डिपेंडेंट था मैं अपने। जब वो पता चलता है कि जीवन क्या होता है जब दूसरे पे आश्रित हो। यदि मेरे हाथ में होता तो मैं ज्यादा दुकान से खरीद के ला लेता, लेकिन किसी को बताया था। अब वो कब लाएगा, क्या करेगा वो? हाँ। उनको लाने में 1 महीना लग गया अच्छा पेन। और अच्छा। जब आने के बाद फिर मैंने सोचा अभी मिली इतना तो गनीमत है कि मेरे पास पेन और पुस्तक तो आ गई कम से कम। हाँ। फिर मैंने अपनी सोच को लिखना स्टार्ट किया कि मैं यार चलो जीवन मिला है तो अपने बारे में बायोग्राफी लिखता हूँ, अपनी जिंदगी के कष्ट। क्योंकि मैं जब छोटा था तब मुझे ब्रेन हेमरेज भी हो गया था, अच्छा 6th क्लास में था तब। अच्छा, तो बड़े संघर्षशील पहले से ही रहे हो आप। ओके। फिर एक फौज से जाते जाते, जोधपुर से जाते जाते एक आर्मी ट्रक एक्सीडेंट हो गया था सिविल लॉरी के साथ में, तो मेरा हार्ट का भी ऑपरेशन हो गया था 2019 में। तो ये छोटी छोटी घटनाओं को मैं
इग्नोर कर दिया ना, कुछ नहीं होता, लाइफ में होता है। लेकिन जब बड़ी घटना हुई 3 दिसंबर एयर स्ट्राइक के टाइम पे, रीढ़ की हड्डी जब टूटी और जब बिस्तर पे पड़ा था, तब मेरे माइंड में लगा कि नहीं यार, जिंदगी का कोई पता नहीं है। हम जो ये झूठी शान शौकत में जो जी रहे हैं, सब बेकार है, सब बेकार। तब मैंने अपनी बुक लिखना चालू किया, बायोग्राफी, अपना बायोग्राफी लिखना ही चाह रहा था मैं। तो फिर अचानक सोचा कि यार बायोग्राफी लिखते लिखते कुछ 2-3 पेज लिखा, अचानक मेरे मन में लगा कि यार ये भारत पाकिस्तान, रूस यूक्रेन, ये लीबिया सीरिया, अफगानिस्तान, ये जितने सारी कंट्री, अजरबैजान, अर्मिया, ये पूरे देश में हमेशा युद्ध ही चल रहा है। युद्ध ही चल रहा है। और युद्ध करने के लिए थोड़ी का इस पृथ्वी पे हम शांति कायम करने के लिए आए। मानव बुद्धिजीवी इसी के लिए बनाया गया मानव को, कि हम लोगों के लिए खुद एक मानव एक जाति है, मानव में कोई जाति नहीं, मानव एक जाति है। जानवरों में जाति होती है, जानवर, बकरी की जाति अलग, गाय की जाति अलग, भैंस की जाति अलग, यानी एक प्राणी है। 84 लाख प्राणी जो बोलते हैं, हमें 84 लाख तो बहुत बड़ा, कोई काउंट नहीं कर सकता मानव। लेकिन मानव में एक ही जाति है, वो है मानव। बोले हम मानो ही, बस इतना है कि क्लाइमेट में कोई यदि ठंडे प्रदेश में तो गोरा है, जो इधर है काले, यदि धूप वाले प्रदेश में जहाँ सूरज निकलता है तो वहाँ काला हो जाता है, जो इधर है तो बस काला गोरा का फर्क है, बाकी हमारी जाति एक है। एक है। और इस जाति में हम मानो में ही आपस में लड़ रहे हैं। मेरा मन किया कि नहीं, लड़ने से यदि काश यदि पाकिस्तान अटैक नहीं करता तो मेरी रीढ़ की हड्डी टूटती नहीं, अजरबैजान अर्मिया नहीं होता तो अर्मिया की इतनी नुकसान होता नहीं, रूस यूक्रेन इतना नुकसान होता नहीं, यूक्रेन का इतना, गाजा पट्टी फिलिस्तीन वाला इतना नुकसान नहीं होता, इसराइल वाला। और मरते कौन है? इंसान ही मरते हैं, अपने साथ खुद तो मरता है, दूसरे प्राणी को भी मारता है साथ में। हाँ। तो मैंने सोचा कि यार ये आखिरी सीज फायर है कि इसके बाद में युद्ध खत्म ही हो जाए। तो फिर लिखना चालू कर दिया बुक, मैंने काल्पनिक या इमेजिनिंग लिखना चालू कर दिया। तो आखिरी सीज फायर के कुछ टॉपिक मैंने लिखा, और एक योगेंद्र यादव यूपी का, उनने दोनों ने मिलकर हमने आखिरी सीज फायर एक बुक लिख दिया। उसको मेरी कुछ कमियां थी उनने निकाला, उनने बहुत अच्छा एक सब बुक सब पब्लिश होगी, आखिरी सीज फायर। अच्छा, तो वो अभी बुक कंप्लीट है आपके पास? कंप्लीट हो गई। अच्छा। उसके बाद में फिर मन किया, फिर लिखने की आदत बन गई। अभी भी मैं खाली भी होता हूँ तो लिखने का ही काम करता हूँ। बुक राइटर हूँ। जब भी बोलते हैं ना कि अकेला जब होता है, अकेलापन का फील, मुझे अकेलापन फील नहीं होता। मुझे जब बिस्तर पे जब पड़ा था मैं दिल्ली में, तब मेरे दोस्त पेन और कापी हो चुकी थी। तब मैंने अपने जितने भी विचार थे उनको पेनों की सहायता बुक में उतारना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। अभी एक और बुक लिख रहा हूँ मैं, अद्वितीय सैनिक विचारक। अच्छा। राष्ट्र सर्वप्रथम, नेशन फर्स्ट, यानी या यूनिक सोल्जर थिंकर नेशन फर्स्ट बुक लिख रहा हूँ। उसके भी लगभग 250 पेज के आसपास लिख दिया मैंने, 42 अध्याय के आसपास लिख चुके हैं। यानी विमोचन की तैयारियां हैं आने वाले। उसको थोड़ा सा बड़े लेवल में करना है। उसमें दिखाना है कि मानवता क्या है, वसुंधैव कुटुंबकम क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, और मानव में जितने प्राणी है, मानव को बुद्धिजीव क्यों बनाया गया है। मानव का कर्तव्य, मानव की ये ड्यूटी नहीं है कि लड़े। मानव का काम है कि शांति स्थापित करे, उस बुद्धि को यूज करे और लोगों की सेवा करे, निस्वार्थ सेवा करे। हम और बोलते हैं निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ बोलते तब भी कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ हो ही जाता है। हो ही जाता है। मैं दिल्ली में जैसे पड़ा था बिस्तर पे, सब लोग बोल रहे थे कि भारतीय सेना ने गिरा तो भारतीय सेना आपको ठीक करेगी। मैंने बोला कल टीचर का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कलेक्टर का हो जाए, तो उनकी सेवा कौन करेगा? घर के लोग करते हैं ना। सरकार पैसा दे देगी, 24 घंटा तुम्हारे लिए सेवा थोड़ी करेगी इतना। सरकार पे पूरा ऐसा तो नहीं कि सरकार पूरा सरकार बोझ बन जाए सरकार पे। सरकार किससे बनती है? हमसे ही बनती है ना। तो सरकार पे बोझ क्यों बने हम? तो मैंने ऐसे ही बोला कि मेरी सेवा नहीं है, तो इन्होंने बोला कि नहीं सरकार करेगी। तो मैं बोला सरकार क्यों करेगी भाई, आप लोग करो, मैंने आपको इतने दिन तक दिया। तो वही लास्ट में डाकू वाली कहानी हो गई। काली अपना जो लूटने के लिए जाते हैं डाकू, कौन से कालिदास जी, वाल्मीकि जाते हैं, लास्ट में परिवार को पूछता है कि तुम मेरे लिए क्या करोगे? तो बोले कुछ नहीं, भैया तुम्हारे कर्म है, लूट रहे हो तुम हमारे लिए, लेकिन तुम्हारे कर्म है तुमको हमको पालना। तब मेरे को वाल्मीकि वाली कहानी याद ही नहीं। जीवन जो मिला है, अकेला आया है, अकेला जाना है, लेकिन इस संसार को कुछ अच्छा देके जाना है। और हर एक इंसान यदि चाहे ना कि मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है, तो 100% अच्छा करेगा। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है। बिल्कुल, सभी इंसान अद्वितीय है, सब यूनिक है, सब यूनिक है। तो वहां बिस्तर में पड़े पड़े मेरे को लगा कि यार मैं जीवन जो मिला है, मैंने उस समय प्रण ले लिया था कि अब ये जो जीवन मिला है मुझे, इस जीवन को राष्ट्र और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए तो मैंने 20 साल देश सेवा करी थी, अपना सब कुछ खो दिया मैंने। पैर पे गोली लगी थी, हाथ टूटा है, नाक की सर्जरी हुई है, पसली पूरी टूटी हुई है, हार्ट पूरा टूटा हुआ है, ये अपना रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है।
मैंने सेना में रहते रहते अपने 20 साल में तो सब कुछ खो दिया, यानी राष्ट्र को जो देना था दे दिया है, लेकिन और दूंगा, अभी भी तैयार हूँ जाने के लिए। आज लड़ाई लग जाए मैं 100% जाऊंगा, अरे वाह, गारंटी देता हूँ। क्या बात है। अच्छा, फिर तो समाज सेवा में तो मेरा कैसे मन है? की कि अब समाज में रह के समाज की सेवा करना है। अच्छा। समाज में क्या, आज की जो समाज है लगभग, समाज में ये नहीं बोलता, समाज में जो अच्छे लोग होते हैं वो शांत बैठे रहते हैं, हम्म। बोले अपने आप हो जाएगा। जब बच्चा रोता है तो माँ अपने आप दूध नहीं पिलाती, बच्चा रोता नहीं है तब पिलाती है, बच्चा रोएगा तभी दूध पिलाएगा। तभी दूध पिलाती यदि समाज को हमें सुधारना है तो समाज में आके आगे बढ़ना पड़ेगा। है। ओके। आप सोचोगे समाज आपके लिए क्या देगा, समाज ये, आप आशा क्यों लगाते हो? आपने समाज को क्या दिया? आप बोलते मुझे देश को, मेरे को देश ने कुछ नहीं दिया। अरे देश को आपने क्या दिया पहले सोचो। सबसे पहले हमें देना है देश को, तब देश बदले में हमें कुछ देगा। हम्म। यदि देश जिस दिन शक्ति होगा, सामर्थ्यवान होगा, समृद्ध होगा, तो देश के अंदर रहने वाले हर प्राणी शक्तिमान हो गए, समृद्ध होंगे और सामर्थ्यवान होंगे। बिल्कुल। तो वही समाज के अंदर भी है। हम बोलते हैं समाज ने मेरा कुछ नहीं किया, समाज बेकार है, समाज स्वार्थी है। या भैया आप लोगों ने समाज को कितना दिया है? जिस दिन आपने सोचा कि मुझे समाज को कुछ देना है तो समाज 100% आपको देगा। आपको देगा। मैं इतने एक्सीडेंट होने के बाद भी मैं फिर इधर सर्वे अधिकारी मैंने ज्वाइन किया था। मेरे नौकरियां तो मुझे मिल ही जाती है हमेशा। आप तो बिल्कुल नौ, लकी है उसके लिए। नौकरी अभी भी तैयारी करूंगा तो यही है, बाकी नौकरियां मिल जाएगी मुझे। अच्छा। लेकिन उसके बाद मैं सर्वे अधिकारी के लिए ज्वाइन किया मैंने। ओके। तो साली टेकरी साइड में, माटे साली टेकरी दमोह, हाँ जो साली टेकरी रोड हाँ बिरसा के आगे, हाँ हाँ। वहां जाते जाते मेरे बुलेट से था, बुलेट के सामने मेरे पास में वो आ गया बैल, अच्छा। और बैल से टकराने की स्पीड सी थी, बुलेट 50-60 की स्पीड, बुलेट उतनी कंट्रोल नहीं हुई। हम्म। तो वहां गिरा तो सिर पे चोट आई। हेलमेट था मेरा, उसी के लिए अच्छा। हेलमेट अवेयरनेस के लिए भी एसपी साहब भी मुहिम चला रहे हैं हाँ हाँ कि हेलमेट जरूरी है। हाँ। तो हेलमेट था, हेलमेट से रगड़ते हुए गया था मैं दूर तक। वो फोटो आपको ग्राफ भेजूंगा मैं, वीडियो भी। अच्छा। सिर पूरा बच गया, ये हाथ टूट गया था मेरा, और पसलिया में कुछ 2 पसली टूट गई थी, चढ़ चुकी थी। ओके। तब भी बेहोश हालत में था, कोई होश नहीं था। कोई बोलते हैं ना कि जब यार एक्सीडेंट होता है तो कोई बचाता नहीं है, सब लोग जाने वाले राहगीर अपना रास्ता नापते रहते हैं। हम्म। वहां जैसे गिरा वहीं दूसरे लोगों ने मुझे बचाया। उन्होंने उठा करके अपने दुकान में पानी उन्हें चढ़ा, हम्म। और थोड़ा सा होश आया, मोमेंट आया, चक्कर तो आई, पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है करके। हम्म। और उन्होंने फिर, पुलिस वाली गाड़ी आ रही थी, एम्बुलेंस को जब तक कॉल किया लेट हो गया, पुलिस वालों ने उठाया, हम्म। दमोह हॉस्पिटल में लाया, दमोह हॉस्पिटल से फिर बिरसा हॉस्पिटल, बिरसा से फिर बूढ़ी में आया। तो जब आप अच्छे कर्म करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपके साथ, मैं यदि इसके साथ अच्छा कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा करेगा, जरूरी नहीं। वो घूम के आपके पास, जैसे आज के 500 की नोट है, 1000 की नोट है, जो आपने आपका से जो निकली आपसे, सेम नंबर की नोट आपको आने के लिए समय लगेगा। समय लगेगा। सेम आदमी से वो नंबर की नोट नहीं मिलेगी आपको। नहीं मिलेगी। वैसे ही यदि आप समाज सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा कर रहे हो, मानवता के लिए जी रहे हो, सभी प्राणी के लिए सेवा कर रहे हो, तो 100% आज आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तो कल आपके लिए 100% अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तो अभी समाज सेवा में क्या क्या भागीदारी से आप काम कर रहे हैं? हाँ, ये मैं ये घर वालों को बताया था कि देखो मैं वहां से तो सेना में था, हाँ। तब लोगों ने, सेना ने मुझे बचाई 2 बार 3 बार। अब इधर आया तो इधर किसने बचाई? आप बोलते थे ना कि समाज नहीं करता काम, समाज नहीं बचाई। यहाँ तो सेना के लोग नहीं आए थे मुझे बचाने के लिए। बिल्कुल आप जब अच्छा किसी के लिए करोगे तो 100% यहाँ अच्छा होगा। बिल्कुल। और मेरी सोच आई थी, सेवा की सोच की, मैंने वहीं आर्मी में बोल दिया था कि जब मैं यदि ठीक होऊंगा तो मेरे लिए समाज, घर में जाके चुपचाप बैठूंगा नहीं, क्योंकि सरकार मुझे पेंशन दे रही है, 2 वक्त की रोजी रोटी दे रही है, और नहीं भी देती तब भी मैं समाज का एक जिम्मेदार नागरिक और समाज का, सामाजिक मनुष्य, बुद्धिजीवी होने के नाते समाज के लिए 100% कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता। तो उसी समय सोच आ गई कि जीवन, मैंने प्रण कर लिया था कि अब जीवन जो मिला है समाज के लिए समर्पित है, ओके। निस्वार्थ है। समाज मुझे क्या देगा उससे मुझे कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। ओके। लेकिन मुझे समाज को देना है। तो वही प्रण कर लिया था मैंने, जब बिस्तर में दिल्ली में पड़ा था 2021 3 दिसंबर 2021 को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून तक, उसी समय मैंने सोच लिया था कि मुझे समाज को कुछ देना है। और उसके बाद में फिर अचानक फिर मन बनने लगा। फिर ये 31 दिसंबर तक फाइनल हो गया कि अभी मुझे जाना है, और लोगों को अपनी जो सैलरी आती है उसका 10% हिस्सा लोग मंदिर मस्जिद में, और मस्जिद में देते हैं, चर्च में देते हैं। मैं उसका जो भी इनकम होता है उसका 10% बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में डोनेट करता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आपने डोनेट करना, और फिर मैंने यही घोषणा कर दिया किरणापुर में
जनपद पंचायत में विदाई समारोह था, अच्छा खासा रैली निकली थी, युवा जागृत देशभक्ति रैली, बालाघाट से लेके किरणापुर घर तक। उस समय मैंने यहाँ एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था किरणापुर में। मैंने वहीं बोल दिया कि जो भी लाइफ मेरा जो इनकम होगा, इतना मैं 12th में जो टॉपर लड़के होंगे या 10th में, उनको शील्ड, प्रमाण पत्र, और 1 2 3 टॉपर लड़कों को ये चेक इतनी 11,000, 7,000, 5,000 चेक प्रोवाइड करूंगा। और आज ये दूसरा साल मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक कितने स्टूडेंट को दे चुके हैं आप? अभी लगभग 53 स्टूडेंट हो चुके हैं। अच्छा, 53 स्टूडेंट को आप दे चुके हैं। हाँ जी। 12th पास आउट और 10th पास आउट। हाँ जी। अच्छा, बहुत इसके ये समाज का, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी समाज में संपन्न लोग हैं, हमें यदि आज समाज को कुछ देंगे तो 100% गारंटी तक जो 53 बच्चे हैं, कल उनके अंदर भी देशभक्ति जागेगी। देशभक्ति और जागेगी। मैं ये सम्मानित किस दिन कर रहा हूँ? स्वतंत्रता दिवस के दिन ही, 15 अगस्त। हाँ। और गणतंत्र दिवस को भी करते हैं? गणतंत्र दिवस को नहीं, स्वतंत्रता दिवस के, स्वतंत्रता स्वतंत्र दिवस। सेनानी की याददाश्त में, अच्छा, जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए। स्वतंत्रता सेनानी की हाँ। याद में। हाँ, लोग उनको 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही याद ना करें, हमेशा उन्हें याद करें। और आज जो भारत आजाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ, उस स्वतंत्र सेनानी के सपने का भारत हमें बनाना है। बिल्कुल। हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। भारत के लिए जो जरूरत पड़े उन्होंने अपनी जान दे दिया। तो हम भी आज जो नागरिक है, आज के युवा है, इनको कमी, आज की युवाओं को बोलेंगे कमी क्या है? कमी कुछ नहीं है इनके अंदर, इनको गाइडलाइन की कमी है। गाइडलाइन की, मार्गदर्शन की कमी है। सही मार्गदर्शन नहीं। यदि इनको सही मार्गदर्शन मिल जाए और सही प्रेरणा मिल जाए, जहां गलत करता है हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको रोको और टोको। ये फौज का दस्तूर है कि कई यदि जूनियर कोई गलत काम करता है तो उसको रोकना है और वही टोकाई भी करना, नहीं ये गलत काम है, ऐसा नहीं करना बच्चे। जो लोग आज हार मानने की कगार पर है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप एक लाइन में? जीवन संघर्षपूर्ण है और जीवन का नाम ही संघर्ष है। और संघर्ष यदि शब्द निकल गया तो जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा। तो जो लोग यदि हार मान गए, मैं उनको एक ही शब्द में बोला हूँ कि जीवन में जो अपने आप को हार मान के बैठ चुका है, उन्हीं के आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जीवन बिना संघर्ष के संभव नहीं है और जीवन नहीं है। और जीवन में एक ही कि निरंतर आपके ईमानदार मेहनत और धैर्यता के साथ आप यदि कोई भी काम को ईमान से करते हैं, लगातार कर रहे हैं, तो आपकी सफलता 100% मिलेगी। आप हार नहीं मानना है लोगों को। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हार नहीं मानना, लगातार लगे रहे, निरंतर लगे रहे और धैर्यता के साथ लगे रहे। परिणाम तो आपको 100% आपके उसके अनुरूप मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो क्या आप अपने आप को आध्यात्मिक मानते हैं? हाँ, मैं आध्यात्मिक मानता हूँ, क्योंकि आज देश की बात करें तो देश को चलाने के लिए कौन है? प्रधानमंत्री। जिले प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री। और जिले की बात आती तो विधायक। नहीं, वो तो विधायक के क्षेत्र के लिए आ जाता है जी। कलेक्टर होता है। कलेक्टर जी, प्रशासनिक रूप में जी। आप ये देखो कि यदि एक यूनिट है तो वहाँ कमांडिंग अफसर होता है, एक स्कूल है तो वहाँ प्रिंसिपल होता है। आपका भी ये पत्रकार डिपार्टमेंट है, इसमें भी कोई एक हेड होगा, एक हेड होता है 100% जी। तो चलाने के लिए, इस प्रकृति को, सब सिस्टम को चलाने के लिए कोई ना कोई एक हेड चाहिए जी। और इन हेड के ऊपर एक हेड होता है जी। तो इस पृथ्वी और इस ब्रह्मांड को, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड पृथ्वी को चलाने के लिए भी चाहिए, उन्होंने बना दिया एक संगठन अलग से। पृथ्वी को चलाने के लिए एक अलग से नियम बन गए हमारे, रोटेशन में चलता है। पृथ्वी जैसे कई आकाशगंगा है और कई आकाशगंगा ब्रह्मांड है। इस इतने बड़े ब्रह्मांड को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई एक शक्ति 100% होगी। बिल्कुल होगी। मानते कि नहीं मानते हो? लीडर ऑलवेज लीडर हाँ, तो होगा ही, 100% लीडर होगा। वही लीडर, आप उस लीडर मानो उसे, या उसे भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, किसी भी प्रकार की शक्ति बोलो, किसी प्रकार की एक शक्ति है। और उस शक्ति के लिए एक ही है कि यदि उस पहाड़, आप छोटे से पहाड़ हो, वो शक्तियां अकेले नहीं चल रही, आपसे चल रही है। यदि कोई डिपार्टमेंट चल रहा है, कलेक्टर यदि जिले को कंट्रोल कर रहे हैं, तो शिक्षा विभाग कलेक्टर नहीं चला रहे, टीचर चला रहे। एक छोटा सा प्राइमरी टीचर भी चला रहा है, आंगनवाड़ी टीचर भी चला रही। तो यदि जो आंगनवाड़ी टीचर आज ईमानदारी से काम कर रही है, प्राइमरी टीचर ईमानदारी से काम कर रहा है, मिडिल टीचर अच्छे से काम कर रहा है, प्रिंसिपल अच्छे से कर रहा है, प्रोफेसर अच्छे से काम कर रहा है, तो कलेक्टर को जाता है क्रेडिट कि जिले का कलेक्टर बहुत सख्त है, अच्छी शिक्षा है वहां की, यानी नीचे लेवल से चालू होता है। वैसे ही इस ब्रह्मांड को यदि चलाना है तो हम उसके छोटे से सिपाही है। और इस छोटे से सिपाही को यही सनातन संस्कृति के हर पेड़ पौधे जीव जंतु, आपको बुद्धि दी गई,
उनके लिए अच्छे काम करना है, किसी को काटना नहीं है। मृत्यु सबकी निश्चित है, एक समय बाद सबको होना है, आना ही आना है, श्योर है। बिल्कुल, नहीं भी मारोगे तब भी चले जाएंगे वो। तब भी चले जाएंगे। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि कट्टरता न देखे, मानवता देखे। हमारी एक संस्कृति, हमारा एक लक्ष्य है वसुंधो कुटुंबकम, और पूरी पृथ्वी हर प्राणियों से प्रेम करना। इस सिद्धांत के साथ चले आप, तो यदि आप अच्छा सा काम करें तो परमात्मा का काम करें। जिस प्रकार कलेक्टर को आंगनवाड़ी में नहीं कर सकता, वैसे ही यदि आप एक अच्छा सा भी काम करते हो तो वो परमात्मा, परम पिता इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करने में सकारात्मक दिशा में जा रहा है। बिल्कुल। इसी के लिए मैं आध्यात्म इसीलिए मानता हूँ कि अध्यात्म बहुत कुछ है। सेना में सर जैसे अभी 31 गया, अभी रिसेंटली पिछले दिनों 1-2 दिन पहले, हाँ, तो सेना में कैसे सेलिब्रेट करते हैं इसको, करते सेना, हैं या नहीं करते? ये क्वेश्चन देखो, 31 जो आप बोल रहे हैं, यदि सेना सेलिब्रेट, सेना तो 24 घंटा राष्ट्र की सेवा में लगा रहता है जी। वो सेलिब्रेट, उसका हर दिन 31 होता है। चलिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी, जैसे मेरे अनुसार ये अंग्रेजी नववर्ष होता है, हाँ, जो हमारे हिंदू धर्म में नहीं आता, तो आज के युवा जो है डांस वगैरह करते हैं 31 में, यानी वो क्या दे रहे हैं आने वाली पीढ़ी को? एक बात ये भी हमें सोचनी चाहिए हाँ, ना, सही बात है कि वो आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, किस टाइप की मटर गश्ती दे रहे हैं, किस टाइप का डांस दे रहे हैं, क्या ये सही है आपकी दृष्टि में? नहीं। बिल्कुल नहीं। कैसे सही नहीं, कैसे आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज की युवा को ये बोलूंगी, जो अभी जो पाश्चात्य सभ्यता की ओर जो इंसान बढ़ रहा है, ये पाश्चात्य सभ्यता है। मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये अंग्रेजों का नया साल है, ये हमारा है, ये मैं किसी को डोनेट, ये डेडिकेट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये पाश्चात्य सभ्यता के हमेशा खिलाफ हूँ, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में एकल परिवार को ज्यादा महत्व दिया जाता है और इंडिविजुअल को दिया जाता है। हाँ, वो एक प्रकार से सही है, सोचा जाए कि अकेला इंसान है, अकेला जाना है, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए संयुक्त की जरूरत है, सबकी जरूरत है, कॉम्बिनेशन की जरूरत है। अच्छा, राष्ट्र को चलाने के लिए सबकी जरूरत होती है, हर इंसान की जरूरत होती है, हर प्राणी की जरूरत होती है, ब्रह्मांड को चलाने के लिए सबकी जरूरत है। तो हमें यदि आज जो एकल परिवार की ओर जितनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तलाक मामला अलग आज के दिन में आए दिन चलते जा रहा है, मीडिया में हर जगह गांव गांव हो चुका है। और जो आज के दिन 31 के दिन जो लड़के आज के टाइम में जो मदिरा पान करके जो पार्टी का, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी आज ही 31 है, आज ही यानी खत्म हो जाएगी, आज ही जिंदगी खत्म हो रही है। इस टाइप का लोग 31 को इंडिकेट, ऐसा लग रहा है कि आज वो जितने बम वहां नहीं फूट रहे हैं, उससे ज्यादा यहाँ फूट रहे हैं, यहाँ फटाके लग रहा है कि भाई नया इनका कुछ चेंजमेंट हो रहा है। चेंजमेंट वहां से नहीं होता है, फटाका फोड़ने से चेंजमेंट नहीं होगा, चेंजमेंट आपके 31 मनाने से नहीं होगा, चेंजमेंट आपके शराब पीने से नहीं होगा, होटल में रूम बुक करने से नहीं होगा, चेंजमेंट होगा यहाँ से। यहाँ से आपने सोच लिया कि मुझे आज ये गलती छोड़ना है, तो उसके लिए नए साल की जरूरत नहीं है। वो तो कभी भी हो सकता है। नया साल तब होता है, एक चैत बैसाख जो बोलते हैं, स्टार्टिंग, उस समय किसानों के खेत में फसल आती है, और किसान जिधर देखा उधर हर प्राणी, पेड़ पौधे, हर चीज एकदम एक माहौल लगता है कि यार नई फसल आ रही है, नई कलियां आ रही है खेतों में। किसान के अंदर एक हर्ष उल्लास, एकदम बहुत खुशी का माहौल होता है, जनता एकदम अच्छी से हो जाती है। उस समय एक होता है कि नया नया चीज आता है, तो उसको नया साल की यानी प्रकृति के हिसाब से कैटेगरी में रखते हैं अपन। नया साल की कैटेगरी वो प्रकृति का नया साल वो है। लेकिन ये जो 31 है अंग्रेजी नूतन वर्ष के हिसाब से, इसमें जिस हिसाब से अभी चलो नूतन वर्ष मना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस नूतन वर्ष में शराब पी के होटलों में पड़े रहे, अनरगल काम करे। हाँ, जो गलत काम करते हो, आजकल के लड़का लड़कियां युवा युवतियां जो गलत काम कर रहे हैं, तो इसको नया साल मनाना नहीं कहते हैं। कैसे बंद होएगा सर, ये क्या ये करना? बंद एक ही होगा, लोग, सरकार कितना प्रेशर डालेगी, लोगों को खुद में सुधार करना है। माता पिता को अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए कि नहीं आप गलत कर रहे हो। देखो, घर की न्यूज होती है माता पिता है, यदि माता पिता, आज पिता मैं हूं, अभी मेरे को देख के मेरे बच्चे पूरा उसका अनुसरण करते हैं,
यदि मैं ही शराब पीऊंगा, मैं ही 31st और जन्मदिन मनाऊंगा धूमधाम से, 31st को यदि नए साल को नूतन उसको मनाऊंगा, तो उसका स्वाभाविक उसका असर बच्चों पे पड़ेगा। अच्छा। और आने वाली पीढ़ी पढ़ती रहेगी, चलते रहेगा ऐसे चलते। तो सुधार करना पड़ेगा हमसे, अभी से, और खुद में करना पड़ेगा जी। और सर जैसे मोबाइल का अभी क्रेज बढ़ गया है, सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ गया है, हाँ। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आज युवाओं से आप? इसको मैं युवा को बोलूंगा 50-50% में रखिए इसको। सोशल मीडिया में आपको घर बैठे पूरी जानकारी मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि सोशल मीडिया का यदि आप गलत यूज कर रहे हो आप, तो आपकी जीवन को पूरा बर्बाद कर सकती है। आजकल के जो लड़के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब तक भोजन नहीं करेगा मोबाइल में वीडियो देखता है, हाँ। उसकी आंखों में ये फुंसी आ गई, अलग आंखें खराब हो गई। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, जब मैं हमारे यहाँ हुआ, इसे एक वाकया हुई थी वहाँ फजिल्का में, पंजाब में। अच्छा। तो उस बच्चे की आंखें खराब हो गई थी। मैं सोशल आपके वी ऑफिशियल मीडिया के माध्यम से देशवासी को, जो आज की युवाओं को गाइड बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया और मोबाइल फोन, इसको जितना हो सके कभी भी फॉरवर्ड न्यूज को फॉरवर्ड न करें। जो जेन्युइन मीडिया है, जो राष्ट्र विरोधी है, उसको कभी भी सपोर्ट ना करें। जो मानवता के खिलाफ है, वैसे वीडियो को कभी फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि ये भी एक प्रकार से देशभक्ति का पार्ट है। राइट, कि गलत जानकारी लोगों को प्रेषित ना करें। ये भी घर बैठे देश सेवा है एक प्रकार से। देश सेवा। आप जरूर नहीं कि बॉर्डर पे जाके लड़ना ही देश सेवा नहीं है। यदि कर्मचारी है, अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में ईमानदारी से कार्य करता है बिना रिश्वत के, तो एक देश सेवा है, वो एक सैनिक है। यदि ये कोई इंसान, बच्चा, यदि सोशल मीडिया का गलत यूज नहीं कर रहा है, तो वो भी एक प्रकार से सैनिक है भारत माता का। और आपके ये जो आज के टाइम में बच्चे जो सोशल मीडिया में यूज कर रहे हैं, गलत मीडिया को फॉरवर्ड कर रहे हैं, गलत, और लोगों के अंदर एक अलग सा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग इकट्ठे, भीड़ इकट्ठा हो जाती है किसी को मारने, वो ये जो माहौल हो रहा है, देश विरोधी गतिविधि को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सूबेदार तोमेश्वर, रिटायर्ड सूबेदार तोमेश्वर रहंगडाले जी आज के पॉडकास्ट में। आई होप आज युवाओं को बहुत सारी यहाँ से एक प्रेरणा मिली होगी कि जीवन में कैसे उन्हें आगे बढ़ना है, कि कैसे वो सूबेदार तोमेश्वर रहंगडाले जी ने जो जीवन में पाया वो भी पा सकते हैं। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को आज मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए। इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और इस प्रेरणा को आगे पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सर, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोल दीजिए। पक्का वी ऑफिशियल मीडिया के जो वीडियोस है, इसे शेयर करें। और आज के जो नव युवा हैं और युवा जितने भारतवासी हैं, अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, और जो हताश हो चुके हैं वो लोग 100% इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया पॉडकास्ट लेकर, एक नई प्रेरणा लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की जय।